कि यहाँ पर बुलिश और बेरिश दोनों तरह के स्टॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको इसमें बुलिश में जाना है और बुलिश में जाने के बाद यहाँ शिफ्टिंग स्टेटस को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है या WTT करना है। WTT करने के बाद इसकी स्टार रेटिंग हमको देखनी है कि स्टार रेटिंग 0 या 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0 1 सर। ये L1 पर बिकवाली किया तो पहली बार L1 पर बिकवाली किया 179 से, तो देखिए कितने परसेंट नीचे गिरा था, 173 तक चलाया था। मोटा मोटा लगभग 4.5% गिरा। हमको 1-2%, 2.5% भी टारगेट मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। 648 चल रही है, हमको ट्रेड 638 से लेना है। जब मार्केट गिर के 638 पर चला जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे और 703 हम अपना टारगेट लगाएंगे। और ये जो WTT लिखा हुआ है ना, ये अगर WTB हो जाएगा तो हट जाएंगे। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कितनी जल्दी ये 7 एपिसोड्स निकल गए पता ही नहीं चला। हम लोग 7वें एपिसोड में आज बैठे हुए हैं और हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। आप भी अगर ये सीखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन पे लिंक्स दी हुई है, वहां जाके एपिसोड 1 से इन वीडियोस को देखना शुरू करें। हाउएवर आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्बिट्रेजिंग की ट्रेड कैसे करते हैं, पोजिशनल स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक प्रोफाइलिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग अपनी कैसे करते हैं, इस बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलरेडी इस सीरीज में हम लोग बात कर चुके हैं क्या क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में निफ्टी को कैसे ट्रेड करते हैं, 920 की स्ट्रेटेजी पे कैसे ट्रेड करते हैं, AI LTP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स को कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैश फ्यूचर सेगमेंट, ऑप्शन सेगमेंट में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस पूरे 7 दिन के सीरीज में। और 7 डेज चैलेंज चल रहा है। बबूता राम जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये हैं राजस्थान के और रहते हैं गुजरात में, मोबाइल की दुकान चलाते हैं और इनके बारे में वीडियोस में तो हम लोग बहुत सारी बातें देख ही चुके हैं, जान ही चुके हैं कि ये क्या करते हैं। एकदम कॉमन मैन है हमारी और आपकी तरह, लेकिन इस सीट पर आप भी बैठ सकते हैं। आपको बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा और स्पिन द व्हील होगा। स्पिन द व्हील में अगर आपका नाम आया तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन एक और तरीके से आप यहाँ बैठ सकते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या है इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग स्टॉक्स में क्या करेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे होती है। इसके लिए ऑलरेडी हमने फिल्टर बना रखा है। पोजिशनल ट्रेडिंग हम लोग किस बिहाफ पर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टॉक्स में क्या होता है, हम किसी भी रैंडम स्टॉक्स में जाएं तो 2 चीजें होती हैं। एक तो स्टॉक की होती है मंथली रेंज, यानी कि पूरे महीने की रेंज क्या है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे स्टॉक्स में और M पर क्लिक कर देंगे। और जब आप M पर किसी भी स्टॉक में क्लिक करेंगे तो आपको उसकी मंथली रेंज दिखाई दे देगी। आपको उस मंथली रेंज के बिहाफ पर पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये महीना चल रहा है सितंबर, और सितंबर में हम लोग जिस डेट को बैठे हुए हैं, ये डेट है आज 27 सितंबर, मतलब लगभग पूरा महीना बीत चुका है। तो पूरा महीना बीत चुका है, हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो मेरे सामने है कौन सा स्टॉक, एक्सिस बैंक है ना। अब एक्सिस बैंक में अगर हमको ट्रेड करना है और पोजिशनल ट्रेड करना है, मंथली रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, तो हमको कैसे ट्रेड करना है और क्या क्या बातें हम कर सकते हैं, उस बात को हमको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। मंथली रेंज में आपको रेजिस्टेंस साइड और सपोर्ट साइड दोनों की तरफ की 3-3 लाइन्स दिखाई देंगी, ठीक है। इन तीनों लाइन्स में जो सबसे करीबी रेजिस्टेंस है, सबसे करीबी मतलब L1 या L1, ये सबसे करीबी, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के नियम के अनुसार 65% बोलते हैं कि 65% टाइम स्टॉक के पास चांसेस होंगे कि वो यहाँ से रिवर्स होकर नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर 95% चांस होंगे और यहाँ देखिए 99% चांस होते हैं। अब ये देखिए ये वाइल्ड स्टॉक है, एकदम चलता चला गया। तो पहले इसने मंथ के शुरुआत में इसकी सेंटर में ओपनिंग हुई है ना, सेंटर में ओपनिंग हुई कहां पर 1050 रुपीज के आसपास, यहां से ऊपर गया 1090 पर, इसका मंथली रेंज का पहला रेजिस्टेंस था। वहां थोड़ा स्टे किया, लेकिन वहां से वो सेकंड रेजिस्टेंस पर चला गया। सेकंड रेजिस्टेंस पर काफी टाइम तक स्टे किया, बहुत टाइम तक सेकंड रेजिस्टेंस पर स्टे किया, 4-5 दिन तक स्टे किया। लेकिन उसके बाद वाइल्ड होके वो थर्ड रेजिस्टेंस पर चला गया और थर्ड रेजिस्टेंस पर जाकर के स्टे कर रहा है और वहां से फिर ये टूटना शुरू हुआ, है ना। तो यहां पर हम बिकवाली करते हैं तो 65% बार हमारे पास चांसेस रहेंगे कि हम क्या कर पाएं, हम उस पोजीशन को संभाल पाएं, वो पोजीशन हमारे फेवरेबल चला जाए। यहां पर 95% टाइम्स और यहां पर 99% टाइम्स चांसेस रहेंगे कि पोजीशन हमारे फेवरेबल चला जाए। तो इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक में मंथली ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो भी स्टॉक हमारे मंथली रेंज के टॉप या बॉटम पर दिखाई दे रहा है, जो भी स्टॉक मंथली रेंज के रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने फिर से एक रैंडम स्टॉक लिया, देखिए कौन सा स्टॉक है, ये क्रॉम्पटन स्टॉक है। क्रॉम्पटन स्टॉक को मैंने लिया और क्रॉम्पटन स्टॉक को ध्यान से देखिए, 30 डेज का मैं इसमें चार्ट लगा लेता हूँ, बेहद ध्यान से देखिए। क्रॉम्पटन स्टॉक गया, कहाँ पर गया, पूरे महीने में कहाँ से शुरू हुआ था, ध्यान से देखिए। मंथ के शुरुआत में ये क्रॉम्पटन शुरू हुआ था अपने मंथली रेंज के रेजिस्टेंस के पास, यहीं से शुरू हुआ था। मान लीजिए हम यहाँ पर बिकवाली करते, बिकवाली करने के बाद अगर हम यहाँ पर एवरेजिंग करते, ये एवरेजिंग कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा 95% टाइम्स है, और फिर ये एवरेजिंग करते तो ये वापस स्टॉक अपने कॉस्ट पर आ गया, तो हम पूरे मंथ के अंत में प्रॉफिटेबिलिटी में चले आते।
इस तरीके से ट्रेड करते तो। अगर और ऊपर चला जाता तो यहाँ से फिर से हम एवरेजिंग करते और एवरेजिंग करते। हमारे पास अब ये हम कौन सा ट्रेड करेंगे, फ्यूचर का ट्रेडिंग करेंगे। नीचे वाले पर रहेगा तो कैश ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं। चलिए अब मैं अगला स्टॉक बता रहा हूँ, उसमें आपको बताना है कि क्या हुआ होगा इस स्टॉक में या आप क्या कर सकते थे। वापस से हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से हम स्टॉक लिए डिविस लैब, और इसमें मैंने मंथली रेंज लिया। बड़ी आसानी से ट्रेडेबल होता है मंथली रेंज। डिविस लैब मंथली रेंज लिया और मंथली रेंज को यहाँ हम 30 डेज कर लेते हैं। आप बताइए कि क्या क्या ट्रेड्स क्रिएट होते हैं यहाँ पर, आप पूरे महीने में क्या करते हैं आप। ये देखिए कहाँ पर है डिविस लैब, ये है L1 पे है ना। तो महीने के इस वाले डेट पर, कौन सा डेट है, 10 सितंबर को इसने लो लगाया है 5903। इसका L1 है 5835, मतलब टच नहीं किया L1 को, है ना। तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बीच में ही रह गया। L1 पर एकदम आखिरी दिनों में पहुंच रहा है। ये ट्रेड जब भी आपको इनिशिएट करना है महीने के फर्स्ट 15 डेज में इनिशिएट करना है। पहले 15 दिन में ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बाद के 15 दिनों में नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए 18 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई तो नहीं करेंगे। टोटल 22 ट्रेडिंग डेज होता है, तो 11 पहले दिन के अंदर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, शुरू हो गया तो शुरू कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद हो रहा है तो मत करिए, क्योंकि उतना ज्यादा पोजिशनली वो काम नहीं करता है ना। चलिए थोड़ा हो रही है तो 15 दिन 15 डेज, मतलब आउट ऑफ 22 15 डेज। अब ये एकदम 26 सितंबर को L1 हिट कर रहा है तो मत करिए ट्रेड, क्योंकि फिर अब 2-3 दिन बचे हुए, 2-3 दिन में वो क्या ही परफॉर्म करेगा। आगे बात समझ में? आगे सर। चलिए अब कौन सा स्टॉक लूं, बोलिए। गेल ले लीजिए सर। गेल ले लेते हैं। चलिए गेल ले लिया। गेल को देखने का प्रयास करते हैं। मंथली रेंज यहाँ देखिए, गेल की मंथली रेंज लिया। गेल की मंथली रेंज को देखिए कहाँ पर है गेल, 30 डेज में देखिए L1 पे L1 पर गया है। L1 से भी क्वाली कर सकते हैं। हाँ ये देखिए कर सकते सर। ये L1 पर भी क्वाली किया, तो पहली बार L1 पर भी क्वाली किया 179 से, तो देखिए कितने परसेंट नीचे गिरा था, 173 तक चलाया था। मोटा मोटा लगभग 4-4.5% गिरा। हमको 1-2%, 2.5% भी टारगेट मिल जाए तो बहुत है ना। 4-4.5% गिरा, फिर दोबारा L1 पर गया, फिर नीचे गिरा। सही है? सही है सर। क्लैरिटी है? हाँ सर। फिर कोई स्टॉक बताइए। हीरो मोटर कॉप ले लिया, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल। इसमें ना कोई ट्रेंड लाइन खींचनी है, ना चार्ट खींचना है आपको, ना कोई हिस्टोरिकल डेटा देखना है, ना कैंडल स्टिक देखना है, ना कोई इंडिकेटर लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, सही वैल्यू पर। अब देखिए इसमें फ्यूचर है, अगर आप इसमें फ्यूचर ट्रेड करते तो मंथली रेंज के टॉप को हिट किया, यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करते, बेचने का कंडीशन है। बार बार वहीं से नीचे गिर रहा है, जाने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे, ऊपर ट्राई भी मार रहा है तो वहीं से बार बार आके नीचे गिर जा रहा है। यानी कि भले ही ये नीचे नहीं गिरा, लेकिन हमारी बेचने की जगह क्या थी, ये थी L1, सही थी। गलत जगह से हमने नहीं बेचा था, बाजार उसी रेंज में पूरे महीने रह गया, है ना। हाँ। इसके ऊपर की हम ऑप्शन की राइटिंग, यानी कि पुट ऑप्शन की, सॉरी कॉल ऑप्शन की राइटिंग करते तो वो भी हमारे लिए वो बहुत फेवरेबल जगह हो जाती है ना। हाँ सर। तो कॉल ऑप्शन की राइटिंग के लिए आज से भी अच्छी जगह होती है। और कोई स्टॉक बोलिए। आईटीसी ले लेते हैं, तो आईटीसी देख लेते हैं। आईटीसी को देखते हैं। आईटीसी में देखिए मंथली रेंज, इसमें मंथली रेंज आपको चेक करते रहना पड़ेगा पूरे महीने में। इसकी रिपोर्टिंग अभी तक तो नहीं आई, लेकिन जल्दी ही आ जाएगी। ये देखिए आईटीसी में भी हम बिकवाली करते। कहाँ से करते बिकवाली? L1 से करते बिकवाली। बाजार L2 जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर वापस आ गया, आप जाके एकदम ही नीचे गिर गया। अब देखिए इसमें हम कहाँ से 412 के आसपास से बिकवाली करते, बेचते, नीचे गिरा है बाजार 398 तक, लगभग 3% बाजार नीचे गिरा है। तो इसमें तो सर सेलिंग में अच्छा खासा। हाँ फ्यूचर बेच लेंगे। हाँ, फ्यूचर बेचेंगे या कॉल की राइटिंग करेंगे। अगर नीचे बॉटम से भी, अभी इस महीने बॉटम से नहीं मिल रहे हैं, इस महीने सारे टॉप वाले इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली सारे टॉप वाले मिले हैं। बॉटम से भी मिलते तो हम ऐसे ही खरीदारी करते। क्लैरिटी है? हो गई सर। इजी है, एकदम इजी है सर। इसमें भी कुछ ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, कुछ ट्रेडिंग की जा सकती है। और पोजिशनल का दूसरा तरीका क्या है, रिपोर्टिंग में जाइए, और रिपोर्टिंग में जाने के बाद क्या करना है आपको, एलटीपी स्विंग में जाना है, ठीक है। एलटीपी स्विंग में गए। एलटीपी स्विंग में आपको क्या करना है कि यहाँ पर बुलिश और बेरिश दोनों तरह के स्टॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको इसमें बुलिश में जाना है, और बुलिश में जाने के बाद यहाँ शिफ्टिंग स्टेटस को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है या WTT करना है, ठीक है। और ये भी महीने के पहले 15 दिन करना है, ठीक है। कहाँ से गए थे हम लोग, फिर से आ जाइए। देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स में गया, रिपोर्ट्स में एलटीपी स्विंग में गया, स्विंग में बुलिश में गया, और शिफ्टिंग स्टेटस पर क्लिक करके स्ट्रॉन्ग या WTT कर दिया, ठीक है। ओके सर। WTT करने के बाद इसकी स्टार रेटिंग हमको देखनी है कि स्टार रेटिंग 0 या 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0-1, ठीक है। ज्यादा हो गए तो सर नहीं, ट्रेड ही नहीं करेंगे। ट्रेड नहीं करना। स्टार रेटिंग 0 या 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए
अब जैसे कॉन्कोर है, WTT है, CMP कितना चल रहा है? 524.8। ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन मतलब इसको आप खरीद सकते हैं यहीं से। अगर ब्रेकडाउन लिखा हुआ है मतलब यहीं से खरीद सकते हैं, जहां खड़ा है वहीं से खरीद सकते हैं। और टारगेट इसका कितना है? 564, 40 पॉइंट का टारगेट लिखा है। 40 पॉइंट्स का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा अगर ये WTB बन जाए तो हम एग्जिट कर जाएंगे पोजीशन से। समझ गए? समझ गए सर। अगर ये WTT जो लिखा हुआ है इसमें, अगर ये WTB बन जाए तो हम क्या कर जाएंगे? एग्जिट कर जाएंगे। यानी कि इसका रेजिस्टेंस कॉन्कोर का देखिए, ये रेजिस्टेंस कॉन्कोर में चलते हैं। ये कॉन्कोर है, ये WTT है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है कॉन्कोर, है ना? ये कॉन्कोर है और कॉन्कोर में गए हम लोग, ये कॉन्कोर है, ठीक है। और हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। WTT क्या लिख रहा है? सपोर्ट लिख रहा है। ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ सर। वीक टुवर्ड्स टॉप लिखा हुआ है। इसमें ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो ये 366 का है। ये 82% भले ही, क्योंकि ये डीप इन द मनी है इसलिए इसको दिखा रहा है। और ये 366 355 पर WTT है। यानी कि 366 से सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस तरफ है, इन द मनी की तरफ है। यही अगर आउट ऑफ द मनी की तरफ हो जाएगा WTB हो जाएगा। तो इसका ओपन इंटरेस्ट जो ये WTT लिखा हुआ है यहाँ पर, ये WTT अगर WTB बदल जाएगा तो हम अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाएंगे। तो सर कितने का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा सर? ऑटोमेटिक जब WTB होगा तो अब वो कितने का स्टॉप लॉस होगा नहीं पता। जब WTT से ये WTB हो जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। और ये ट्रेड महीने के पहले 15 दिन में इनिशिएट करना है। फिर से मैं बताता हूं, अगला स्टॉक कोई सा भी देखते हैं और उसमें आप बताइएगा कि कब एग्जिट करेंगे। बताइए कौन सा स्टॉक ओपन करें? बेल देख लीजिए सर। बेल कहाँ है? इसमें से देखिए, ये बेल क्या है? ये WTT है? नहीं, WTB से। तब इसको ट्रेड ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हमको तो WTT वाला ट्रेड करना है। और बताइए। UPL WTT है, बिल्कुल है। अभी कहाँ चल रही है UPL? 748 पे चल रही है। हमको ट्रेड कहाँ से लेना है? 738, 10 पॉइंट। हमारा टारगेट क्या रहेगा? 703। देख लीजिए UPL, ठीक है। 648 चल रही है, हमको ट्रेड 638 से लेना है। जब मार्केट गिर के 638 पर चला जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे और 703 हम अपना टारगेट लगाएंगे। और ये जो WTT लिखा हुआ है ना, ये अगर WTB हो जाएगा तो हट जाएंगे। क्लैरिटी हो गई? हो गई सर। ये सर लॉन्ग सम मतलब मंथली खरीदते समय ये महीने के पहले 15 दिन खरीदेंगे, उसके बाद हम उसकी एग्जिट करेंगे। महीने में बेच देंगे सर। हाँ, बेचेंगे। या तो टारगेट आ जाए या तो WTB हो जाए। ये WTB होना इसका स्टॉप लॉस है। तो अगर हम खरीद रहे हैं तो, अगर हम बेच रहे होते तो इस तरफ का WTB हो जाता तो वो हमारा स्टॉप लॉस होता। अरे इस तरफ का WTT हो जाता तो वो हमारा स्टॉप लॉस होता। अगर हम यही खरीदने की जगह बेरिश ले रहे होते पोजीशन, तो बेरिश में फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्टेटस में WTB सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग या WTB। तो ये अभी मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मिल जाए हमको, ये स्ट्रॉन्ग मिल गया। अब ये बेचने की पोजीशन है। बेचने की पोजीशन में मान लीजिए ITC है, हम बेचने जा रहे हैं ITC। तो अब ITC हम बेच रहे हैं, यहाँ से 412 से बेचना है। देखिए 412 से अभी चल आ रही है, 405 चल रही है। जब 412 आएगा तो बेचेंगे। 398 हमारा टारगेट रहेगा फ्यूचर में। और जब ये स्ट्रॉन्ग से, अब ये स्ट्रॉन्ग है ना, यहाँ पर देखेंगे इसका ITC देखिए, ये स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। जब स्ट्रॉन्ग से ये WTT हो जाएगा तो वो हमारा स्टॉप लॉस है। जब हम बेचने की पोजीशन ले रहे हैं तो इस तरफ का WTT होना चाहिए, और जब हम खरीदने की पोजीशन ले रहे हैं तो इस तरफ का WTB होना चाहिए। क्लैरिटी हो गई? हो गई सर। ये OI की बात कर रहा हूं मैं, OI समझ में आ रहा है सर। ये OI की बात कर रहा हूं मैं। ये स्ट्रॉन्ग से अगर WTT हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस है। जैसे कि अभी 71% है, 75 हो जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस है। भले ही उस समय हो सकता है मेरी पोजीशन प्रॉफिट पे चल रही हो, ओके सर। हो सकता है कॉस्ट पे चल रही हो सकता है लॉस पे चल रही हो, तुरंत हटा देने का। हट जाएंगे हम पोजीशन से। क्लैरिटी है? ओके सर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई सर। चलिए अब फिर से कोई स्टॉक देखते हैं। मान लीजिए हम ONGC देखते हैं, ठीक है। ONGC, तो ONGC में हमको ट्रेड कहाँ से करना है? देख लीजिए, ONGC में हमको ट्रेड करना है 240 से, और मार्केट कहाँ चल रहा है? 238। मतलब अपने 240 जब भी जाएगा, जब भी 240 का हाई लगाएगा तो बेच देना है। ये देखिए 240 का हाई सुबह ही लगा रहा है, तो बेचने का कंडीशन है, बेच दिया। उसका टारगेट क्या है? 234। पोजिशनल टारगेट 234 है, अभी 238 तक आ गया है। और इसका स्टॉप लॉस क्या है? जब ये स्ट्रॉन्ग से WTT हो जाएगा तो ये इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लैरिटी है? हो गई सर। इजी है? इजी सर। आसान है? एकदम आसान। आपको आसान लगा या कठिन? कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कठिन लगा तो क्या कठिन लगा उसमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख कर भेजिए। अगली बार जब 7 डेज चैलेंज करूंगा तो आपके सवाल को जरूर इंक्लूड करूंगा। क्लैरिटी हो गई? हो गई सर। इस तरीके से ट्रेड करते हैं हम लोग स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेड। यानी दो चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, मंथली रेंज की हेल्प ले सकते हैं और यहाँ पर OI के मूवमेंट की हेल्प ले सकते हैं LTP सिंक के थ्रू। इसी तरीके से हमारी एक आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी होती है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में कॉस्ट हैवी लगता है,
LTP डिफ्स या आर्बिट्रेज। अभी तो महीने का अंत है जब हम लोग ये शूट कर रहे हैं, जब महीने का शुरू होता है तो हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं हर महीने की शुरुआत में। इसमें जितनी क्वांटिटी आप फ्यूचर में बेचेंगे उतनी ही क्वांटिटी आपको कैश में खरीदनी पड़ती है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ AB कैपिटल है, 278 का स्पॉट प्राइस है, इसका फ्यूचर प्राइस 280 है और इसका लॉट साइज 3100 है। तो आपको करना क्या है, एक लॉट फ्यूचर में बेचना है और 3100 शेयर कैश में खरीद लेना है। कैश में, बरोबर, समझ में आ गया सर। 280 शेयर आप फ्यूचर में बेचेंगे, 280 पर फ्यूचर में बेचेंगे 3100 शेयर, और 3100 शेयर उतना ही शेयर कैश में खरीद लेंगे और दोनों पोजीशन को छोड़ देंगे। ये करना महीने के शुरू के 2-3 दिन में ही है। पहले 2-3 दिन हम कर लेंगे और फिर पूरे महीने उस ट्रेड को छोड़ देंगे। जब दोनों स्पॉट और फ्यूचर की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। और जब हम एग्जिट होने वाले रहेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट लिखा रहेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। महीने के शुरुआत में जब देखेंगे तो लिखा रहेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा वही आपको मिल जाएगा। जैसे अभी अगर इस ट्रेड को करें आप तो आपको 6200 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, है ना। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 6200 का होगा। इस ट्रेड को करेंगे तो 708 रुपए का होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए दोनों लगभग बराबर हो चुके हैं। इसको हम लोग अगर महीने के शुरू में किए होते तो हमारे पास ज्यादा हो जाता, है ना। तो अभी तो महीने का अंत चल रहा है तो एकदम अब सारे ही बराबर होने वाले होंगे। मंथ के एंड में सारे लगभग बराबर हो जाते हैं। इसमें अभी भी 3330 का मार्जिन है। यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हाई और लो की तरफ से देख सकते हैं। सबसे हाईएस्ट यही था AB कैपिटल। यहाँ पर देखिए निफ्टी है, तो निफ्टी को तो हमको ट्रेड करना नहीं है। इटर्नल है, देखिए इटर्नल में मिल रहा है। इसमें 2425 का लॉट साइज है, यानी कि एक लॉट यहाँ बेचना है और एक लॉट यहाँ पे खरीदना है। हमेशा ये 35 का ही लॉट साइज है, एक लॉट यहाँ बेचना है, एक लॉट खरीदना है। तो बैंक निफ्टी है तो कर नहीं सकते। RBL बैंक 3175 का है। OFSS देखिए 75 का लॉट साइज है, एक लॉट बेचेंगे, एक लॉट खरीदेंगे, ठीक है सर। 1 लॉट बेचेंगे, 1 लॉट खरीदेंगे। और जब दोनों की वैल्यू, कैश और स्पॉट और फ्यूचर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो हम एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड से। ऑटोमेटिक वो प्रॉफिटेबल रहेगा। इस ट्रेड को ऐसा ट्रेड बोलते हैं जो नो लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी। इसमें लॉस हो नहीं सकता, आपको इसमें लॉस नहीं हो सकता। ये तो सर बेस्ट है, सबसे बेस्ट लग रहा है। रिटर्न्स कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, है ना। रिटर्न्स बहुत, क्योंकि ब्रोकरेज लगेगी, आपकी चार्जेस लगेंगे, है ना। तो रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। तो जितना सेफ स्ट्रेटेजी रहेगी उतने रिटर्न कम रहेंगे। आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, इसका रिटर्न कम रहेगा। नहीं सर, फिक्स डिपॉजिट तो अच्छा ही ना है ये सर। वो जो भी कह लीजिए आप, बट द थिंग इज रिटर्न्स कम होते हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न, है ना। समझ में आ गया सर, ठीक है। ओके। तो बड़े आप आर्बिट्रेज के देखेंगे तो आर्बिट्रेज के म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। अब तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने सीख लिया इंट्राडे में निफ्टी को कैसे ट्रेड करते हैं, 920 की स्ट्रेटजी पे कैसे ट्रेड करते हैं। हम लोगों ने सीख लिया कि AI के थ्रू निफ्टी को कैसे ट्रेड करते हैं। हम लोगों ने सीख लिया कि स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करते हैं। हम लोगों ने सीख लिया पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हम लोगों ने सीख लिया आर्बिट्रेजिंग कैसे करते हैं। कैसा लगा अब आपको, पूरे 7 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। मुझे जो भी मेरे अंदर जो कमियाँ थी वो कमियाँ सब बाहर निकल रही है सर। मैं जो सोच रहा था, जो स्टॉक के बारे में सोच रहा था, वो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही थी, वो भी मेरे अंदर क्लियर हो गई। जैसे मैं इंट्राडे पे करता उसमें भी मैं जो वैल्यू का इंतजार नहीं करता उनको, इसमें भी बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। वो भी पता चल गया कि मुझे कहाँ से ट्रेड करना, कहाँ से मुझे एग्जिट करना है, सब कुछ पता चल गया सर। यहाँ आना, यहाँ रुकना और ये सब एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पर आने के बाद मुझे विनीत सर की टीम ने मुझे बहुत ही प्रेम दिया और बहुत ही सम्मान दिया। और यहाँ पर आके मुझे सर ने भी बहुत सम्मान, बहुत प्रेम और बहुत ही सरल भाषा में समझाया, एकदम देसी भाषा में। मतलब इस भाषा को मतलब वो कठिन शब्दों से नहीं, एकदम सरल भाषा में मुझे समझाया सर ने। मुझे एकदम क्लियर समझ में आ गया सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ी सी बात मैं म्यूचुअल फंड्स पर आपके साथ करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड्स, हमको अपने एज के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारे पास जो भी पैसा है, सरप्लस पैसा, उस सारे पैसे को स्टॉक मार्केट में न डाल के हम म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। लेकिन जब आप अपनी एज को 60 के अकॉर्डिंग देखिए, मतलब 60 साल की उम्र के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। 60 साल की एक उम्र है अभी, जितनी भी, जैसे अभी आपकी 35 एज है, तो जब तक 60 को मान लीजिए कि आपका रिटायरमेंट 60 ईयर्स में है, तो जब आप रिटायरमेंट के करीब होते चले जाएंगे तो आप अपने फंड्स को एग्रेसिव से हटाएंगे। यानी कि शुरू के दिनों में, जब एकदम आप शुरू में हैं, एकदम शुरुआती दिनों में, 20 साल का कोई बच्चा है, 21 साल का बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, तो उसको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 21-25 साल से आप बड़े हुए 30 साल तक पहुंचे तो भी अभी आप एग्रेसिव में ही रहेंगे। 35-40 तक पहुंचे तो अब एग्रेसिव की परसेंटेज 80 कर दिया और 20% कहाँ चले आए, डेट फंड्स में चले आए, है ना। यानी एग्रेशन कम किया। 40 से 50 की एज में जब पहुंचे 50s में, तो एग्रेसिव की परसेंटेज 50% कर दिया और
50% कहाँ चले आए, डेट में चले आए। 50 से भी ज्यादा एज चली गई, 55, तो उसकी परसेंटेज और कम कर दिया एग्रेसिव की, 20-30% कर दिया, डेट में परसेंटेज बढ़ाते चले गए। यानी कि जैसे जैसे हम अपनी रिटायरमेंट के करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे अपनी परसेंटेज को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में भी किसी एक एएमसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए, हमको मल्टीपल एएमसीज में अपने सारे फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए, अपना सारा इन्वेस्टमेंट। SIP, SWP ऐसे मल्टीपल मीडियम्स हैं जिन मीडियम्स के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। आपको सोच समझ के पैसा लगाना है। कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि किसी तरीके से सेक्टोरियल फंड्स में पैसा लगा देते हैं, उनको समझ नहीं आता है, सेक्टोरियल फंड्स में पैसा लगा देते हैं या फिर ऐसे फंड्स में पैसा लगा देते हैं। कई बार लोग यंग एज में ETFs में पैसा लगा देते हैं, या फिर जिनको बेंचमार्क की समझ नहीं है वो ETFs में पैसा लगा के बैठ जाते हैं, सारा पैसा हैवी इन्वेस्टमेंट ETFs में कर देते हैं। तो हमको ये चीज़ें समझना पड़ेगा, इनको डिस्क्रिप्शन वाइज समझना पड़ेगा, डिटेल्ड समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी उम्र क्या है, मैं ये सब बीप कर दूंगा आपका पर्सनल डेटा, ठीक है? तो आपकी उम्र है, आपकी शादी हुई है, बच्चे हैं सर। कितने बच्चे हैं, आपकी सरप्लस इनकम कितनी है? रुपए क्या सरप्लस इनकम, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा कितना कमाते हैं जो खर्चे के बाद बचता है, इतना बचता है। इसमें से आप म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्ट करते हैं? सर मैंने पहले मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। फाइनेंशियल एजुकेशन आपसे जुड़ने के बाद मुझे थोड़ा समझ में आ गया ये भी ये कुछ होता है, मतलब ऐसे करते हैं उस। तो अभी मैं समथिंग में। हाँ तो इसको कैसे फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं अभी? सर मैंने अभी खाली ये डीमेट अकाउंट में ऐसे ही मैंने कुछ नए फंड आते ना उसमें कर रखे, क्योंकि अभी वो मेरे हिसाब से आपके रिस्क प्रोफाइलिंग और आपकी उम्र के हिसाब से आपको अपने फंड्स को टोटल 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके रखना चाहिए। यानी कि जैसे सपोज करिए आपको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो 30,000 रुपये में से पहले बच्चे की उम्र कितनी है, बड़े बच्चे की, उससे छोटे वाले की, ठीक है? तो 30,000 रुपये में से आपको कैसा स्प्लिट करना चाहिए? एक फंड आपको 15,000 रुपये का कर देना चाहिए, ठीक है? दूसरा फंड आपको 10,000 रुपये करना चाहिए और तीसरा फंड आपको 5,000 रुपये करना चाहिए, और तीनों एग्रेसिव। अब क्यों 15,000 क्यों, 10,000 क्यों, 5,000 क्यों? ठीक है, मैं तीनों में डिफरेंस बताता हूँ। 1 साल का बच्चा और एक आपकी रिटायरमेंट हो गई, तो आपकी रिटायरमेंट यहाँ से है ना? हाँ सर। तो इसके लिए वो 5,000 वाला जो फंड है वो काम आएगा, 1 साल तक वो इन्वेस्ट होता रहेगा। जो हमने 10,000 रुपये वाला इन्वेस्ट 1 साल के बच्चे के लिए किया, क्यों? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत कब पड़ेगी? आज से लगभग 12-15 साल बाद, जब वो 22 साल का होगा, चाहे तो उसकी पढ़ाई के लिए पैसा लगे, चाहे उसकी शादी के लिए लगे, जिस भी लगे, तो उसके लिए 10,000 रुपये। 10 साल वाला बच्चा है, उसके लिए अभी यहाँ से 7-8 साल में पैसा चाहिए, इसलिए उसको हमने सबसे हैवी अलॉटमेंट किया, 15,000 रुपये वाला अलॉटमेंट किया उसके लिए, 15,000 रुपये, क्योंकि वो 7-8 साल में ही लगेगा, नहीं जल्दी उसका पैसा बड़ा करना पड़ेगा हमको। तो तीनों, और जो वाला बच्चा है उसके लिए भी अभी हमने एग्रेसिव किया है, यहाँ से 3 साल बाद उसके एग्रेशन को हम कम कर देंगे, कम करके उसको डेट फंड्स की तरफ लेकर के आएंगे, जिससे कि पैसा सेफ रहे, है ना? तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अगर ये सारे काम आपको खुद से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर के म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर लीजिए, और जब अकाउंट ओपन कर लेंगे तो हमारी टीम आपसे बात करेगी, बात करके वो मेरे से डायरेक्टली बात करेगी। मैं जैसे अभी आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग किया, ऐसे ही आपसे बात करके आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करूंगा, और ये फंड्स मैं खुद स्प्लिट करवा दूंगा आपका कि कैसे कैसे स्प्लिट करना है, वो सारा स्प्लिट करके हम उसको कर देंगे, और समय समय पर उसको हम मैनेज भी करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन प्लान कर सकते हैं, सब चीज़ प्लान कर सकते हैं, अपना सब कुछ। लेकिन उसके लिए आपको ये अकाउंट ओपन करना पड़ेगा एनजे में, जो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी हुई है। तो ये पूरे 7 डेज का ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर रेटिंग में करना हो, 5 स्टार रेटिंग में से कितने स्टार देंगे आप? सर 5 में 5 से भी ज़्यादा दे सकता हूँ। सीखने के लिहाज से सीखने तो सर बहुत ही मुझे अच्छा सा सीखने को मिला। मुझे अभी आपने जो ये फंड के बारे में समझाया, उसके बारे में मुझको नॉलेज था। मैं जैसे ही 6, 7, 8, 10 फंड लेकर बैठा, वो मतलब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज ने जो आपने अभी बोला, आपने जो समझाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके लिए आप अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी हमारे पास ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सेम वहीं पर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हम आपको आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखेंगे, और अगर हमें लगेगा कि इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो हम उस तरह के चेंजेस आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ही पूरा आप हमारे इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो ट्रांसफर भी हो जाएगा। ओके सर, ठीक है ना? मैं तो आपके अंदर आप भी चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। फिलहाल इन 7 डेज में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आप कितने
कितने स्टार देंगे 5 में से, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पर आपके अवेलेबल कमेंट्स चाहिए। अगली बार 7 डेज चैलेंज में कौन बैठना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जो भी कमेंट बॉक्स में सबसे अच्छा कमेंट लिखेंगे उनको मिलेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। और वाइल्ड कार्ड एंट्री में क्या होगा, आपको डायरेक्टली यहाँ आकर बैठने का मौका मेरे साथ मिलेगा। आने जाने के लिए कोई टिकट का पैसा नहीं देना है, होटल का कोई खर्चा नहीं है, खाने पीने का कोई खर्चा नहीं है, कोई फीस लगनी नहीं है। लेकिन किस्मत वाला, ये सीट आप खरीद नहीं सकते। ये सीट आपको आपकी किस्मत से मिलेगी और वो किस्मत पता नहीं अब किसकी है, मुझे भी नहीं पता। फिलहाल इस सीरीज में, इस पहले सीजन में 7 डेज के पहले हमारे कंटेस्टेंट बबूता राम जी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। इनके लिए भी कुछ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने कैसा रिस्पॉन्स किया, आपसे रिलेटेड सवाल पूछे या नहीं पूछे। फिलहाल इन सब में इस पहले सीजन के पहले कंटेस्टेंट के साथ पहले 7 एपिसोड्स के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग 7 डेज चैलेंज के एपिसोड 1 में किसी नए कंटेस्टेंट के साथ। हो सकता है वो आप हो, तो आपके साथ यहाँ बैठकर बातें करेंगे। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।